हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज जुलाई 31st। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक पेज वन पे था, पक्का सा लग रहा है, लवलीना बोरगोहेन। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 28 जुलाई को। दोबारा जाके सुनने की ज़रूरत नहीं है लेक्चर। बट ये याद रखिएगा, शी इज़ अ फीमेल बॉक्सर और बिल्कुल ओलंपिक का मेडल्स लेके आएंगी ये, और असम की हैं ये। उससे ज़्यादा उसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बस बताना चाहता था कि हम 28 जुलाई को भी इनका नाम हमने डिस्कस कर लिया था। तो अगर जिन्होंने 28 का सुना होगा तो उन्होंने ऑलरेडी नोट बना लिया होगा, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज वन पे था, आपने देखा होगा, ये असम और मिजोरम का डिस्प्यूट चल रहा है। तो इन दोनों के स्टेट्स के बीच में जो NH नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? वो 306 है। अब आप सोचेंगे, जो नए नए हैं, जो 3-4 साल से देख रहे होंगे, पेपर एनालाइज कर रहे होंगे, उनको लगेगा ये क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ, ये ना 2010, 2011, 2012 टाइम में पूछ लिया जाता था। क्या होता था, 3-4 हाईवेज दे देते थे, और ये एक बार नहीं 3-4 बार एग्जाम्स में आया है। नेशनल हाईवेज दे दिए जाते थे और सामने दिया जाता था कि किस किस को कनेक्ट करता है, और हमें मिस मैच करके अपना करना होता था कि कौन सा मैच ठीक है, कौन सा नहीं। तो ये याद रखिएगा कि ये चीज़ें कभी भी पूछ ली जाती हैं। तो थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है आपस में। हमें भी पता है कि आप सारे रिकॉर्ड्स तो नहीं बना सकते, यही पेपर वालों को भी पता है जो बना रहे हैं। बट जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसको तुरंत नोट कर लेना चाहिए। एक पेज वन पे था, SC टू हियर ए प्ली अगेंस्ट स्नूपिंग, जो मिस्टर एन राम ने डाली है और एक और हैं जिन्होंने डाली है। तो ये अभी क्या है कि इसका जब प्ली आएगी, उसके ऊपर क्या रिजल्ट निकलता है तब हम देखेंगे। अभी तो जो हमने पेगासस के नोट्स बनाए उतने ही बहुत हैं। उसके बाद एक पेज वन पे एक्सेस डेथ्स का दे रखा था। देखिए, हमने एक्सेस डेथ्स का एक एग्जाम्पल लिया था तेलंगाना का 14 जून का। उससे ज़्यादा ये नहीं है कि आपको हर स्टेट का एग्जाम्पल लेना होगा, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सेस डेथ्स में देखना है तो हमें देखना होगा डेथ्स वर्सेस ऑफिशियल डेथ्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स की प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, कोविड डेथ्स रिपोर्टेड क्यों कम हुई है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इंडिया के। तो ये जो है, हम कैन हाउ एक्सेस डेथ्स ड्यू टू कोविड कैन बी ट्रैक्ड, ये हमने 21 जून को जो एनालिसिस में हमने एडिटोरियल डिस्कशन की थी, वो ही सफिशिएंट है। और जिसका अगर मन करे तो वो 14 जून का भी सुन सकता है, जिसमें हमने तेलंगाना का एग्जाम्पल लिया था। सारे एग्जाम्पल्स देने की आपको पेपर में भी ज़रूरत नहीं है। एक पेज 6 पे तो हमने देखा होगा कि दिल्ली में वो कह रहे हैं कि ओजोन लेवल का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब आप लोगों को कई बार कन्फ्यूजन होती होगी कि सर, ओजोन तो हम अच्छी मानते हैं क्योंकि हमें वो बचाती है यूवी रेज, हार्मफुल यूवी रेज से। तो मैं आपको ना थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, आपको जहाँ भी आपने पुट करना हो दोनों जगह पुट कर सकते हैं। देखिए, ओजोन जो है ना, दो लेयर्स में मिलती है एटमॉस्फेयर के। जो ग्राउंड लेवल है ना, जो ट्रोपोस्फेयर के पास मिलता है, उसको कहते हैं बैड ओजोन। ठीक है। इट इज़ हार्मफुल फॉर ब्रीदिंग, और ये हमारी क्रॉप्स को, ट्रीज को, वेजिटेशन को भी खराब करती है। याद रखिएगा और इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट। और जो दूसरी एटमॉस्फेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर गुड ओजोन लेयर भी बोल देते हैं। ये बेसिकली एक्सटेंड होती है 6 माइल से लेके 30 माइल्स तक। ये जो ओजोन है ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम सन हार्मफुल यूवी रेज। ठीक है, तो दो हैं ओजोन, ये याद रखिएगा। और जो ग्राउंड लेवल या बैड ओजोन जिसको हम कहते हैं, ये एमिट डायरेक्टली नहीं होती। आप सोचिए कि किसी इंजन से डायरेक्टली ओजोन निकल रही है या किसी फैक्ट्री से डायरेक्ट ओजोन निकल रही है, ऐसा नहीं होता। ये ध्यान सुनिएगा, ये क्या होता है कि बेसिकली केमिकल रिएक्शंस जब होता है बिटवीन ऑक्साइड्स, तब ये पैदा होती है ओजोन। अब वो कैसे पैदा होती है? जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये दो का मिलन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हीट, तब ये ओजोन बनती है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन हो सकता है पूछने की ओजोन इज डायरेक्टली एमिटेड, जो बैड ओजोन है, नहीं, डायरेक्टली एमिट कभी नहीं होती। ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होता है जब बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये तब होती है। ठीक है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था, देखिए हमने ये 29 जुलाई को एनालिसिस में देखा था कि जो ये लेजिस्लेचर्स हैं, ये जो तोड़ फोड़ करते हैं वहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग आई है 29 जुलाई का, प्लीज़ आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। उसमें एक एडिटोरियल पे एक पॉइंट है, वो थोड़ा सा आप इस उस 29 जुलाई के एनालिसिस के साथ जोड़ सकते हैं। कि देखिए, हम मानते हैं कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस और पार्लियामेंट्री फ्री स्पीच बहुत ज़रूरी है फॉर द लॉ मेकर्स, मतलब MLA MPs के लिए, फॉर द फ्रीडम टू फंक्शन। मगर हम इस बात से भी डिसएग्री नहीं कर सकते कि जो कोर्ट ने कंक्लूजन दिया है कि देखिए, आपके लेजिस्लेटिव फंक्शंस में, आपके फ्रीडम टू फंक्शन में कहीं भी ये नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करें और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करें। जो चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो, उसको एसेंशियल नहीं माना जा सकता फॉर योर लेजिस्लेटिव फंक्शंस। हम मानते हैं लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री फ्री स्पीच इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है फॉर योर फ्रीडम टू फंक्शन। बट हम इस बात को भी डिसएग्री नहीं कर सकते कि कोर्ट ने जो कंक्लूजन दिया है,
कि आप जो ये डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी विद इन द हाउस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द लेजिस्लेटिव फंक्शंस। प्लस इसके साथ आप 29 जुलाई का एनालिसिस सुनिएगा, जो इस बार हम इस एनालिसिस में देख रहे हैं, ये आपका कंक्लूजन बन सकता है। स्टार्टिंग का पॉइंट आप 29 जुलाई के एनालिसिस से शुरू कर सकते हैं अपना आंसर, और कंक्लूजन जो है आप ये लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छा कंक्लूजन लगेगा। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था 1961 डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लॉ के बारे में था। देखिए, हमने ये ऑलरेडी 29 जुलाई को डिस्कस किया था कि डिपॉजिटर्स टू गेट 5 लाख रुपीज़, जैसे आपको बताया था मैंने कि आरबीआई जब मॉरेटोरियम इम्पोज कर देता है तो ये नया लेके आ रहे हैं कि उसमें विद इन 90 डेज जो डिपॉजिटर्स हैं उनको 5 लाख रुपीज़ मिल जाएगा। अब क्या है, ये अभी कानून आने दीजिए, पास होने दीजिए इसको, होपफुली मानसून सेशन में ही पास हो जाएगा। एक बार पास होने दीजिए, उसके बाद जो उसकी क्या रूलिंग्स आई हैं, क्या नहीं आई, तब हम देख लेंगे क्या उसके अंदर उन्होंने अमेंडमेंट्स करी हैं, उस टाइम देखेंगे। अभी तो जो हमने 29 जुलाई को देखा था वो ही बहुत है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था, एक तो जो हिमालयस के ऊपर। देखिए वो आर्टिकल, ये इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं जो आपने देखा होगा पेपर्स में कॉम्प्रिहेंशंस आती हैं, वो इन आर्टिकल से निकलती हैं। तो वो जो आर्टिकल था, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस, इट वाज वेरी गुड। बट आप सोचिए उसके नोट्स बनाए, उसके नोट्स बनाने वाला कुछ नहीं था, वो करंट अफेयर्स में कहीं नहीं आता है, ना ही ऐसा क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जाएगा, ना ही आपसे ये पूछा जाएगा इंटरव्यू में। ये चीज़ें कॉम्प्रिहेंशन आप देखते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशन में कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें ज्ञान देती हैं। तो ऐसे आर्टिकल्स जो हैं ये हमारी कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसमें से एक चीज़ निकलती थी कि नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ जो इंडिया का है, वो किसके अंडर है, ये याद रख लीजिएगा बस प्रीलिम्स के लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर है। उसके बाद आपने पेज 10 पे देखा होगा, जिसमें आपने देखा झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे, उनका कैसे वो ऑटो मार्केट खून कर दिया गया बेसिकली। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटू इसमें वो लिया है। तो थोड़ा-सा ना ये फॉडर पॉइंट है आपके लिए, फॉडर में आप इसको लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है कि ईच एंड एवरी जज शुड बी इंडिपेंडेंट। उन सब एक-एक जज की इंडिपेंडेंस ज़रूरी है फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और उन्होंने ये इस बात को भी माना है कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है ऑन द ट्रायल जजेस। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इज कार्डिनल। कार्डिनल मीन्स फंडामेंटल टू द इंटेग्रिटी ऑफ द एंटायर सिस्टम। अगर हमने पूरे एंटायर सिस्टम की ईमानदारी और इंटेग्रिटी रखनी है बरकरार, तो हमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में। उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट कंप्राइज करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो फर्स्ट पॉइंट होते हैं जो सिटीजन्स और जजेस का आपस में होता है। देखिए, हर आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता, हर आदमी हाई कोर्ट नहीं पहुंचता, बट ज़्यादातर आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, क्योंकि उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ जो मीटिंग होती है अगर किसी भी जजेस के साथ, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही होती है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के साथ ही होती है। तो अगर हमें सिटीजन्स का फेथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे बरकरार रखना है, प्रिजर्व रखना है, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो अटेंशन है अपनी सबसे ज़्यादा फोकस करें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे भी। नो डाउट हायर जुडिशरी पे भी करने की ज़रूरत है, बट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ मीटिंग है बिटवीन सिटीजन्स एंड जुडिशरी। तो हमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। उस वजह से ये ऑब्लिगेशन है और ड्यूटी है स्टेट्स की कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें और फुल प्रोटेक्शन दें जुडिशियल ऑफिसर्स को भी और लीगल फ्रेटर्निटी को भी, ताकि वो अपने परफॉर्म कर सकें ड्यूटी फेयरलेसली। ठीक है, इतना ही ये फॉर्डर है, इसको अभी इतना ही लिखिए। आगे कोई आर्टिकल्स इसमें आएंगे तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, इसके आगे थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा बेसिकली। उसके बाद एक पेज 10 पे था कि ग्रुप ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल जा रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं। बेसिकली इसमें आपने ये देखना है, एक तो नोट बनाने वाला कि सियाचिन जो ग्लेशियर है वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। आई नो कि 99% लोगों को आप में से पता होगा, बट फिर भी नोट बना लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, ये 15 अगस्त के मेरे ख्याल से आसपास जा रहे हैं। तब अगर वो हो आए, उसके बाद क्या रहता है क्या नहीं फिर हम देखेंगे। एक पेज 16 पे था 8 कोर सेक्टर्स के बारे में दे रखा था। देखिए, ये चेंजेस कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है, कुछ जब तक कंसोलिडेटेड नहीं होता इसके नोट्स मत बनाया करिए, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 8 कोर सेक्टर्स क्या हैं, आईआईपी क्या है, इनकी परसेंटेजेस क्या है। तो आप 4 जनवरी का एनालिसिस सुनिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिक्स आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इसमें। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।